ओके, आज हम लोग बात करेंगे वेंटिलेटर की, है ना। और आप लोग जानते हैं मेरा नाम क्या है, सुशील एंथनी। और हमारी टीम जो है वो नर्सिंग मास्टर चैनल को रिप्रेजेंट करती है। और हम लोग नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए और आम लोगों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस को बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे वेंटिलेटर की। लास्ट वीडियो आपने देखा था मेरा टॉन्सिलाइटिस पे। तो चलो वेंटिलेटर शुरू करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो वेंटिलेटर तो जानते हैं, मगर हो सकता है प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है, एजंट इट। सो वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक टाइप का ब्रीदिंग अपरेटस है, ठीक है। अ क्लास ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन देता है। जब कोई भी पेशेंट अपने आप से, मतलब स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन को नहीं ले पाता है, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वेंटिलेटर, ठीक है। जिससे कि जो हवा है, जो एयर है, उस एयर को और मेडिकल ऑक्सीजन को मिक्स करके भी या बिना मिक्स करे भी हम लोग एक फोर्स के साथ पेशेंट के लंग्स में एयर को डालते हैं। और साथ ही साथ वो जो इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन में जो CO2 बाहर निकालता है, उस CO2 को भी ये मशीन क्या करती है? बाहर निकालती रहती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के समय में तो जो वेंटिलेटर हो गया वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इज़न्ट इट। वो क्या हो गया है? कंप्यूटराइज्ड हो गया है ना। और यहाँ पेन ले लेते हैं, ठीक। मगर पेशेंट को हम लोग जो सिंपल या हैंड ऑपरेटेड बैग वाल्व से भी वेंटिलेट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप लोग अपने अस्पताल में एम्बू बैग यूज़ करते होंगे, नहीं? तो एम्बू बैग को आप यूज़ कर लेते हैं मास्क के साथ भी, और आइदर यू यूज़ विथ एंडोट्रैकियल ट्यूब ऑल्सो। फिक्स फिक्स करके आप कह सकते हो, कुल मिला के कि वेंटिलेट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर की, एक हाई प्रेशर मशीन की, ठीक है। तो वेंटिलेटर को यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं बेटा? ICU में, ये सब आप जानते ही हैं। और घरों में भी हम लोग यूज़ करते हैं, होम केयर में भी, और एज अ एमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेशन तो आप समझ में आएगा। और एनेस्थीसिया के लिए भी हम लोग वेंटिलेटर को यूज़ करते हैं। चलो, अब वेंटिलेटर काम कैसे करता है, इज़न्ट इट। वेंटिलेटर जो काम करता है बेटा, एक तो पॉजिटिव प्रेशर, आपको पता है जो हम लोग स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेगेटिव प्रेशर यूज़ करते हैं, नहीं, नेगेटिव प्रेशर यूज़ करते हैं। नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है, उस एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है वो आप इनहेल करते हैं, और वो आपके लंग्स चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने के बाद एक स्पेस बनती है, और ये ऑक्सीजन, चूँकि एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन हाई है ना। एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन हाई है ऑक्सीजन का, और लंग्स के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? इसका लो है। सो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अपन लोअर कंसंट्रेशन में मतलब हवा को इंस्पायर करते हैं। इसीलिए वो मैकेनिज्म क्या है? दैट इज़ अ नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ वेंटिलेशन में, क्योंकि पेशेंट खुद से स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव प्रेशर देते हैं। बाकी नोट्स नीचे लिखा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग गैस की डिलीवरी करते हैं, तो आप एटमॉस्फेरिक एयर को भी वेंटिलेशन के साथ दे सकते हैं। आप ऑक्सीजन को ऐड करके भी पेशेंट को वेंटिलेशन दे सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से तो सिर्फ आपको कितनी मिलेगी? 21% ही मिलेगी, ठीक है। तो बाकी जो 79% होगा, और पेशेंट की हालत अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन होगी, तो आप ऑक्सीजन के साथ, जो मेडिकल ऑक्सीजन है, इसको उसके साथ भी अपन यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। फिर हम लोग पेशेंट का ब्रीदिंग साइकिल मेंटेन करके रखते हैं। ब्रीदिंग साइकिल मेंटेन ये होता है, आपको पता है कि जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है, हर किताब में अलग अलग दिया, तो अपन एक नॉर्मल बात करते हैं 12 से 18 पर मिनट, इसको अपन मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेटर का मतलब ये नहीं कि धौंक दिया आपने 50, 60, 70 कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर दे, फट जाएगा लंग्स, ठीक है। सो द वेंटिलेटर कंट्रोल्स द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। वॉल्यूम यानी कि टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना है? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम लोग एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, इंस्पायरेशन में हवा को खींचते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को, दैट इज 500 ml, ठीक है। तो इतना ही अपने को देना है। एंड द प्रेशर यूज टू डिलीवर द ब्रीथ, प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि पेशेंट यहाँ अपने से स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है, तो हमको फोर्स्ड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को क्या करना है?
यूज़ करना है। गॉट द पॉइंट। फिर और वेंटिलेटर कैसे काम करता है, गैसेस एक्सचेंज, कि अगर ऑक्सीजन को अंदर ठेल रहा है तो भैया जो CO2 है उस CO2 को भी तो बाहर निकालना है, तो वो CO2 को भी क्या करता है, बाहर निकालता है। अब आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो, तुम भी कंप्यूटराइज्ड हो, ठीक है। चलो, नाउ हाउ डज अ वेंटिलेटर कंट्रोल ब्रीदिंग। तो कैसे कंट्रोल करता है ब्रीदिंग, फ्रीक्वेंसी में, समझ रहे हैं आप, डेप्थ, गहरी सांस, ओके। ये जब गहरी सांस आप लेते हो, दैट इज नॉट अ टाइडल वॉल्यूम, दैट इज अ फोर्स्ड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द ब्रीथ्स, ठीक है। ऑक्सीजन एंड CO2 बैलेंस को भी वेंटिलेटर क्या करता है, मेंटेन करता है। तो एज अ नर्सिंग डिपार्टमेंट या डॉक्टर्स या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो कौन कौन से पैरामीटर्स को सेट करते हैं वेंटिलेटर पे, रेस्पिरेटरी रेट को, जो कि आपको 12 से 18 रेस्पिरेशन पर मिनट यूज़ करना है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम को यूज़ सेट करते हैं जो कि 500 ml है। प्रेशर को यूज़ करते हैं। FiO2 जो है बेटा, दैट इज़ अ क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। FiO2 मीन्स फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ये इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का जो फ्रैक्शन है, दैट कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, दैट कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, ठीक। मेरी बात समझ गए आप लोग। तो ये क्या है, FiO2 या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, चलो अब टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर बेटा हम लोग उसको कई प्रकार में बात करेंगे। एक तो एयर डिलीवरी के मेथड से, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी या स्पेशलाइजेशन के मेथड से। चलो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर में मेथड ऑफ एयर डिलीवरी, ठीक है। तो पहला देखो, दो दो मेथड है, वन इज इन्वेजिव, वन इज नॉन इन्वेजिव। अब इन्वेजिव मतलब ऐसा नहीं होता कि फेफड़ा को छेद करके उसके अंदर डाल दिया ट्यूब को, ऐसा नहीं करते। इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं या फिर आप ट्रैकोस्टमी ट्यूब को यूज़ करते हैं। अब आप जान रहे हैं ऐसे सीरियस कंडीशंस होती हैं तो उससे भी वेंटिलेटर को यूज़ किया जा सकता है। दूसरा है नॉन इन्वेजिव मेथड, जहाँ पर हम मास्क को या क्या बोलते हैं नेजल प्रॉन्ग्स को, है ना, जो नेजल कैनुला आता है ऑक्सीजन का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, हाई फ्लो मास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स है, दैट आर CPAP, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एयर, एक कांस्टेंट प्रेशर पे पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग देते रहते हैं। इसको घर पे भी यूज़ करते हैं, CPAP, BiPAP, इसको घरों पे भी यूज़ किया जाता है, खासकर जिनको स्लीप एपनिया होता है उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आगे भी देखेंगे जब हम लोग इंडिकेशन पढ़ेंगे तो, ठीक है। BiPAP क्या है, दिस इज द बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर, ठीक है। ये दो तरीके का प्रेशर लेवल को क्या करता है, ज़्यादा प्रोवाइड करता है। एक तो ऑफरिंग हायर सपोर्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड लोअर प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन। देखो बाईपैप में, ये देखो CPAP में क्या, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यहाँ पर क्या बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर। बाई लेवल मतलब कि जब इंस्पायरेशन होगा, जब इंस्पायर करेगा पेशेंट, मतलब इंस्पायर करेगा तो ऑक्सीजन कितनी जाएगी, हायर प्रेशर पे जाएगी। लेकिन जब उसी हवा को जब वो बाहर निकालेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ये फ़र्क होता है बाईपैप का, ठीक है। उसी तरीके से हाई फ्लो नेजल कैनुला है, हाई फ्लो मास्क भी आते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाइड एयर। ह्यूमिडिफाइड एयर मतलब कि वाटर के साथ मिलके, मतलब पानी और हवा नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे तुम जानते हो ना, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें जब ऑक्सीजन निकलती है तो आपके पास एक फ्लो मीटर होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, वो होता है रेस्पिरेटर होता है, जिसके अंदर पानी में रहता है वो, और हवा उसको टच करके तब जाते हैं, मॉइस्ट हो जाती है हवा। लेकिन हाई फ्लो में क्या होता है, वो एक हाई फ्लो रेट्स में जाती है थ्रू नेजल प्रॉन्ग्स टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल एंड पेशेंट कंफर्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बेटा ये कुछ मैंने यहाँ पर आपके फोटोज लगा रखी है, दिस इज द बाईपैप, अभी जो आपको मैंने बताया, एंड दिस इज अ CPAP, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आपके लिए फोटो और लगा रखी है, ये है मैकेनिकल वेंटिलेटर, इसका है जोरदार काम, ये कंप्यूटराइज, इसमें सब कुछ आप सेट कर सकते हो, रेट सेट कर सकते हो, प्रेशर सेट कर सकते हो, डेप्थ सेट कर सकते हो, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर। अच्छा अब टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर्स इसकी बात करें, ठीक है। तो पहला क्या, बाय टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन, जो हमने पहले देखा था बाय एयर फ्लो।
तो मैकेनिकल वेंटिलेटर, एडवांस्ड मशीन दैट कंट्रोल और असिस्ट ब्रीदिंग बाय एडजस्टिंग एयर फ्लो, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है, कोई टेंशन नहीं, आप सो जाओ अपनी नाइट ड्यूटी में। ठीक है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स जिसको हम लोग कैरी भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सपोज किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना तो वहाँ पर भी आप पोर्टेबल वेंटिलेटर्स कैरी कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर्स, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर्स क्या होता है बेटा, ये स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ एयर को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, खासकर ये न्यूनेटल आईसीयू यूनिट्स में पाया जाता है। और इससे जो हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर्स में लंग डैमेज भी बहुत कम होता है। ठीक है, अभी आप कॉम्प्लिकेशन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लंग डैमेज भी कम होता है। मैनुअल रिससिटेटर बैग्स, ये हैंड ऑपरेटेड होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एम्बू बैग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, समझ गए आप। नाउ जनरल इंडिकेशन फॉर मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, अब हमको कौन कौन से इंडिकेशन है जो हम लोग कंप्यूटराइज्ड या मैकेनिकल वेंटिलेटर के समय यूज़ करते हैं उसको सीख। तो सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे पेशेंट में सीवियर हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया आप समझ रहे हैं, हाइपर केपनिया, केपनिया मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, एपनिया एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, या भी बहुत भयंकर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है। एयरवे कॉम्प्रोमाइज, फेलियर टू प्रोटेक्ट द एयरवे ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अदर फैक्टर्स, तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ये कुछ जनरल इंडिकेशन है। इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग, मतलब क्या हो गया, टैकिपीनिया हो गया। ठीक है, आप एसेसरी मसल्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हवा को इनहेल करने के लिए, पेशेंट फटीग, उस कंडीशन में हम लोग इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या करता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर जो हमारे काम आता है। सीवियर ब्रेन इंजरी, सीवियर ब्रेन इंजरी हो गया बेटा, है ना। ठीक है, अब वो जो है मेडल ऑब्लांगा अगर वो गड़बड़ा गया है तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलो कार्डियक अरेस्ट में हम लोग यूज़ कर सकते, उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, कुछ जनरल इंडिकेशन है। अब ये स्पेसिफिक एग्जांपल हैं जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जहाँ पर लंग्स के अंदर क्या भर गया है, पानी, कोई नदी में डूब रहा था उसको निकाल के लाया, लंग्स में पानी भर गया है, तो उस कंडीशन में तो जो गैसेस एक्सचेंज वो होगा ही नहीं कैपिलरीज और क्या होता है एल्वेलर सैक्स के बीच में। सीवियर निमोनिया है, निमोनिया तो आप समझ ही रहे हैं। सीओपीडी है। एक्सकार्बेशन may require ventilation, patient with an excarbation may require ventilation when they can't clear carbon dioxide or maintain oxygen level। COPD, chronic obstructive pulmonary disease, इसमें यूज़ करते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे क्या है, क्या बोलते हैं, ये ALS है। ALS क्या है, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है बेटा, मसल वीकनेस। इसमें एक्चुअली होता ये है कि नर्व सेल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कौन से नर्व सेल्स, जो मसल को सप्लाई करते हैं, और मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उसी हिसाब से जो रेस्पिरेटरी मसल, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और डायफ्राम है, जब ये वीक हो जाएंगे तो अपना जो सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ड्रग ओवरडोज, किसी ने जहर वहर खा लिया हो। अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस में भी यूज़ करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में भी यूज़ करते हैं। ड्रग ओवरडोज इसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एनाफिलैक्सिस, आप जानिए रिसीवर एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो एनाफिलैक्टिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, तो उसका सब कुछ वाइटल सेंटर बंद हो जाता है। ठीक है, नाउ इंडिकेशन फॉर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, जो हमने आपको बताया बाईपैप और सीपैप, इसको जो हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो लोग खर्राटे मारते हैं ना घर 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 करके, तो वो क्या होता है, स्लीप एपनिया में टंग फॉल हो जाती है। क्रोनिक हाइपोवेंटिलेशन, मतलब कि वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही बहुत पुराने समय से। ठीक है, एक्यूट एक्सकर्बेशन ऑफ सीओपीडी भयंकर हो गया, सिगरेट छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है तो उस कंडीशन में भी हम लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स लगा देते हैं, जिससे कि पेशेंट को क्या हो, आराम हो। ठीक, नाउ अब सवाल ये उठता है कि कितना देर तक हम लोग वेंटिलेशन को यूज़ कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग वन कैन बी ऑन वेंटिलेटर, एक पेशेंट कब तक वेंटिलेटर पर रह सकता है। तो बेटा कुछ घंटे भी रह सकता है, कुछ दिन भी रह सकता है, कुछ हफ्ते भी रह सकता है। ठीक है, कुछ महीने भी रह सकता है और कुछ साल भी रह सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स कंडीशन। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर पेशेंट को 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो क्या कर देते हैं, ट्रेकियोस्टोमी, फिर मास्क से यूज़ नहीं करते या एंडोट्रेकियल ट्यूब से यूज़ नहीं करते। ट्रेकियोस्टोमी का तो सबसे बढ़िया है। अच्छा,
अब हमारा जब वेंटिलेटर चल रहा था, ऐसा नहीं कि बस दिन भर बैठ के उसी को ताक रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ चीज़ों को क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, ये सब करना है। और हम लोग पेशेंट का चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। देखो ऐसा कि पेशेंट उसमें एम्बुलेटरी भी रहता है, पेशेंट चलता भी, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, ठीक है, पेशेंट मतलब जो ठीक ठाक रहता है वो भी चलता। अब जिसको ब्रेन इंजरी नहीं हुई, जिसको सीओपीडी है, तो ऐसा थोड़ी दिन भर बैठ के हवा सूंघता रहेगा, तो वो अपना पोर्टेबल वाला वेंटिलेटर लेके या फिर बाई पैप और सी पैप लेके अपना इधर घूमेगा भी फिर। लेकिन अब उसको प्लग चाहिए ना, प्लग तो मिलेगा नहीं उसको, ठीक है। दे में ऑल्सो लुक एट योर लंग्स विथ चेस्ट एक्सरेज भी हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी हो सकता है उसका। गॉट द पॉइंट। चलो, दूसरे वर्क और क्या कर सकते हैं आप जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थिन ट्यूब डाला जाता है और उससे क्या करते हैं, सक्शन किया जाता है, जिससे कि जो म्यूकस है उसको निकाला जाए, अदरवाइज हाई प्रेशर से म्यूकस तो अंदर ही घुस जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि जिस वक्त सक्शन करते हो तो पेशेंट को खांसी आए या फिर उसका गैग रिफ्लेक्स मालूम चले। फिर आप दूसरे वर्ग भी कर सकते हैं। दूसरे वर्ग जैसे आप दवाइयाँ दीजिए भाई, खाना पीना भी उसको दीजिए। अब अगर अनकॉन्शियस तो राइल्स टू फीडिंग करिए, अदरवाइज पेरेंटल न्यूट्रिशन तो चल ही रहा है। मोबिलाइज भी करना है, ज़रूरत पड़ने पे ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। अच्छा, अब अपने को वेंटिलेटर से कब बाहर निकालना है, व्हेन टू टेक ऑफ वेंटिलेटर। तो प्रोवाइडर जो है, मतलब जो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर हो, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हो, इवन नर्सिंग हो, जो सीनियर नर्सेस होती है जिनको बहुत वो है, तजुर्बा है, तो वो बेटा चेक करते हैं। वो चेक करते हैं काहे के लिए कि जो वेंटिलेटर है ना, उस वेंटिलेटर से उसको पहले बंद करेंगे, वेंटिलेटर को ऑफ कर देंगे, फिर ये देखते हैं कि आप अपने से मतलब आप नहीं, पेशेंट अपने से स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन ले रहा है कि नहीं, ठीक है। और लेकिन जब हम लोग ऐसा करते हैं तो एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकोस्टोमी ट्यूब अपनी जगह पर रहता है। ये नहीं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब और ट्रेकोस्टोमी ट्यूब निकालने के बाद तब वेंटिलेटर ऑफ कर दिए तो पेशेंट ही ऑफ हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट यहाँ लिखा यू माइट, मगर पेशेंट में हैव अ सोर थ्रोट और माउथ उसका ड्राइनेस हो सकता है, वॉइस उसकी होर्स हो सकती है। आफ्टर योर प्रोवाइडर रिमूव द इरिटेटिव, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है। बाकी नोट्स लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ अब कॉम्प्लिकेशंस में हमको पढ़ना है, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके बेटा। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि लंग्स में ठुसे हुए हैं। सो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शन कर सकता है, निमोनिया कर सकता है। बैरोट्रोमा मतलब होता है लंग्स का डैमेज होना ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ द वेंटिलेटर, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स, हवा भर जाएगी ना, फेफड़ा में एक्स्ट्रा तुमने हवा भर दिया, इतना प्रेशर तुमने घुसड़ के रख दिया पंप से, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स क्या, कोलैप्स्ड लंग रिजल्टिंग फ्रॉम अ होल इन अ वीक एरिया ऑफ द लंग, तो लंग बेटा तुम फाड़ा हो सकते हो, ध्यान दें, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एटेलेक्टिसिस, एयर सैक्स क्या हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं ड्यू टू द हाई प्रेशर। और जब वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एटेलेक्टिसिस हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा ब्लड में, डिफ्यूजन कम होगा। गॉट द पॉइंट। चलो, ना कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेटर से आगे चलते हैं बेटा। हाइपोटेंशन, ब्लड बीपी फॉल हो सकता है, एरिदमियाज हो सकता है। एरिदमियाज से मेरी बहुत लंबी कई सारी वीडियोस है, वो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उसको आप पढ़िएगा क्या क्या एरिदमियाज हो सकते हैं। और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वेंटिलेटर क्या, सेप्सिस, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अ सीवियर लैब थ्रेटनिंग रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन विच कैन बी कॉम्प्लिकेशन ऑफ वैब यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो सेप्सिस भी हो सकता है बेटा। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, पेशेंट एक ही पोजीशन पर लेटा रहेगा तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, ठीक है। स्किन ब्रेकडाउन, इसीलिए पेशेंट को इधर उधर पोजीशन देना है। पेशेंट अगर मोबिलाइज है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वोकल कॉर्ड डैमेज भी हो सकता है क्योंकि आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब घुसोड़ रखा हुआ है। ब्रीदिंग मसल वीक हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है पेशेंट को 2 महीने बाद 3 महीने बाद हटाया गया हो, तो उसका तो अपना खुद का प्रेशर बचा नहीं, तो इसीलिए जो ब्रीदिंग मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल या डायफ्राम, वो भी वीक हो सकती है। स्ट्रेस अल्सर मतलब होता है डिकोपेटस अल्सर भी हो सकता है पेशेंट को, या स्टमक अल्सर्स भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। टेकिकार्डिया, ब्लड हार्ट बीट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अब नर्सिंग केयर क्या करेंगे हम नर्सिंग वाले, ठीक है। एयरवे एंड रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करना है। एंडोट्रेकियल ट्यूब सही जगह पे, इसको इंश्योर करिए, ठीक है। लंग साउंड को एसेस करते रहिए, कहीं क्रैप्स तो नहीं है, कहीं वो कुछ और तो नहीं है, तो ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन और CO2 का लेवल चेक करते रहना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
या कॉम्प्लिकेशन लाइक न्यूमोथोरैक्स, ये सब चेक करना है, क्योंकि क्या होगा फिर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और जब ज़रूरत पड़े तो सक्शन को करना ही करना है, ठीक है। वेंटिलेटर मैनेजमेंट, आप भी वेंटिलेटर को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं एक ऑप्टिमल लेवल पे, जिससे कि पेशेंट को ऑप्टिमम ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। बार बार एंडोट्रैकियल ट्यूब को चेक करना है, रीचेक करना है, अगर वो पड़ा हुआ ट्रैकोस्टोमी ट्यूब तो उसको रीचेक करना, सारे प्रोटोकॉल्स को बेटा फॉलो करना है। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है कैसे, अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे, पेशेंट को फॉलोअर्स या सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देके और लगातार एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है सक्शनिंग के लिए, ठीक है। पेशेंट को रेगुलरली रिपोजिशन करना जिससे कि स्किन में ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है, कोई डिकोबुटस अल्सर ना हो, ठीक है। बैरोट्रॉमा मतलब होता है कि लंग इंजरी ना हो, खासकर जो पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले हैं उनके लिए। पेशेंट कंफर्ट एंड सेफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक, यानी कि असेस एंड मैनेज द पेशेंट पेन एंड सेडेशन नीड्स। तो ये बात तुम समझ गए हो, है ना। चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना है, खाना खाए कि नहीं खाए, तुम्हारे घर वाले गुस्से चले आ रहे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शांति से ऐसे बात करना है, ठीक है। परफॉर्म डेली सेडेशन होल्ड्स टू असेस रेडीनेस फॉर एक्सटुबेशन। डेली सेडेशन होल्ड मतलब ये होता है कि जो उसको रोज नींद के लिए आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं उसको रोकना है, होल्ड करना है, जिससे कि ये एसेस कर सके कि पेशेंट चैन से तो सो रहा है और पेशेंट मतलब कि हमको मालूम भी नहीं चल रहा है कि पेशेंट का कब हमको एक्सटुबेशन यानी कि कब हमको एंडोट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकोस्टोमी ट्यूब बाहर निकालना है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन कब लेगा, तो कुछ समय के लिए उसको होल्ड भी करना है, लेकिन जब वो तड़पने लगे तो देना भी बाबा, ठीक है। कोशिश करना है कि अर्ली मोबिलिटी हो, ठीक है। एजुकेशन देना है, फैमिली को भी इन्फॉर्म करना है, फैमिली को टीच भी करना है, खासकर जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है विथ वेंटिलेटर, ठीक है, आइदर दैट इज़ नॉन इन्वेजिव उसके साथ होता है तो आपको पेशेंट को टीच करना है और डॉक्टर्स के साथ या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के साथ आपको मिलकर अपना काम करना है, ठीक है। तो बेटा ये कोशिश थी नर्सिंग विभाग के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारे, क्योंकि उन्होंने वो किया था कि आप वेंटिलेटर पे बताइए, कुछ नोट्स बताइए। बहुत बच्चे कमेंट्स डालते हैं कि सर आपके पढ़ाने से हम लोग पास हो रहे हैं, क्योंकि हमारा किताब में पढ़ने से उनको समझ में नहीं आता। तो मेरे ख्याल से आप भी आप सपोर्ट करिए, मैं PPT बना रहा हूँ, मैं बोर्ड पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप नर्सिंग मास्टर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो हमारे लिए, हमारे टीम के लिए, और ताकि सब जब आप सब्सक्रिप्शन देते हैं तो फ़ायदा उससे ये होता है कि हम अपने टारगेट्स पे बहुत जल्दी पहुंचते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास कई सारे ये कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पे कि आप दवाइयों का नाम बताइए। जैसे टॉन्सिलाइटिस में हमने वहाँ पर एंटीबायोटिक्स नहीं बताए थे, मगर उन लोगों ने एंटीबायोटिक्स की डिमांड कर दी। इसलिए मैंने यहाँ पर बेटा डिस्क्लेमर में लिखता हूँ कि नर्सिंग मास्टर चैनल इज मेकिंग द एजुकेशनल कंटेंट फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स या नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड डिक्लेयर नॉट टू फॉलो एनी ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं अदर दे आर नॉन मेडिकल पर्सनल, तो प्लीज़ इसको आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ओके, सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से आपसे गुहार करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेटा लाइक भी किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर करिए। ये सब में आपका कुछ जाता नहीं है, आपका कुछ चवन्नी नहीं खर्चा होता, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट होता है। ओके, थैंक यू।